हेलो एवरीवन, वेलकम टू नच इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं आज बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और हर ईयर में बीओपी से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आया ही आया है। सो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे पहले मतलब क्या है ये? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब सबसे पहले बात करें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के पार्ट्स या किस टाइप से वो कंसिस्ट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट पेमेंट। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है? वर्ल्ड्स नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो। जो वर्ल्ड का नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, नेट बीओपी है, वो हमेशा जीरो होती है। क्यों होती है? क्योंकि एवरी क्रेडिट इन करंट अकाउंट हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट इन कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट है तो उसके अपोजिट दूसरे कैपिटल अकाउंट में वो चीज क्या होगी? डेबिट होगी। तो एक चीज क्रेडिट हो रही है, उसकी जगह दूसरी चीज डेबिट हो रही है, तो वो इक्वल हो जाएगी। इसलिए नेट बीओपी इज ऑलवेज जीरो। अगर हम आगे बात करें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की, तो ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड वर्ड आया है यहाँ पे, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आया है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है किसकी? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के बारे में, तो ये मेंटेन कौन करता है? इट इज मेंटेन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्रीज। जितनी भी कंट्रीज हैं उनके सेंट्रल बैंक जो है वो इसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, एज पर आईएमएफ मैनुअल बीएमपी 6, ये एक 6th एडिशन है जो आईएमएफ ने बीओपी पे दी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये जाना है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन डॉलर्स। जितनी भी अमाउंट्स होती है वो डॉलर्स में एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट, क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं एज अ इनकमिंग मनी, जो पैसा आया है, और डेबिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एज अ आउटगोइंग मनी, जो पैसा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये चीज क्रेडिट होगी या ये चीज डेबिट होगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की, तो कैसी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? सबसे पहली, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स के बीच में, लाइक यूएसए और इंडिया के बीच में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होगी। यूएस फेडरल जो रिजर्व है, अगर वो आउटगोइंग है, हमारा बाहर निकल रहा है, तो नेगेटिव होगा। और इंडियन आरबीआई तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस होगा वो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में आते हैं विजिबल और इनविजिबल। सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड या विजिबल की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑन मर्चेंडाइजिंग गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल को हम मर्चेंडाइजिंग गुड्स का बैलेंस भी बोलते हैं। क्या करता है ये? इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स को ही कंसीडर करता है विजिबल अकाउंट, सर्विसेज को कंसीडर नहीं करता है। आगे अगर हम बात करें बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमेशा क्या होता है? डेफिसिट होता है इंडिया जैसी इस कंट्री में। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट हमेशा ज्यादा होगा, किससे? एक्सपोर्ट से। हम बाहर की कंट्री से ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं इंडिया में और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तभी तो हमारा डेफिसिट आएगा। मतलब हमारे इंडिया का पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है और आ कम रहा है। नेक्स्ट, मीनिंग इनएफिशिएंसीज ऑफ फॉरेन करेंसी थ्रू एक्सपोर्ट टू पे फॉर क्रिटिकल इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम इनसफिशिएंट हैं, हम पैसा दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा क्या आता है? डेफिसिट आता है, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो करंट अकाउंट सबसे पहले विजिबल की बात करें तो सिर्फ लेता है गुड्स, और अधिकतर क्या आता है? डेफिसिट आता है। इनविजिबल में अगर हम बात करें तो सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर, ये तीनों चीजें इंक्लूड होती है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है यूजीसी नेट में। ठीक है, कि करंट अकाउंट सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को ही लेता है, यही स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये इनकम और ट्रांसफर को भी लेता है। सर्विसेज में सरप्लस आता है, इनकम में क्या आता है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। ट्रांसफर में क्या आता है? रेमिटेंस, डोनेशन और गिफ्ट्स। ट्रांसफर यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड पेमेंट जिसे हम कहते हैं। इनकम की बात करें तो ये हमेशा डेफिसिट आता है, और ट्रांसफर की बात करें तो ये सरप्लस में रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनविजिबल की। सो बैलेंस ऑफ इनविजिबल क्या करता है ये? इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी
रिजल्टिंग आउट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनविजिबल अकाउंट क्या लेता है? सर्विसेज को लेता है। इनविजिबल नहीं दिखती हमें सर्विसेज, सच एज बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो, या कोई कंसल्टेंसी फर्म वगैरह ले लो। प्लस इट्स ऑल्सो इंक्लूड इनवर्ड एंड आउटवर्ड टूरिज्म, टूरिज्म भी सर्विसेज है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड एजुकेशन, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, या इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस। इंडिया सेटल्ड अब्रॉड सेंड मनी इन फॉरेन करेंसी टू इंडिया एंड सिमिलरली फॉरेनर्स इन इंडिया। किस तरीके से मनी यहाँ पे फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, किस तरीके से जा रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे रेमिटेंस जो है वो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन रेफी इन्वेस्टमेंट, आउटगोइंग एंड सिमिलरली इनकमिंग इंटरेस्ट ऑन इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट। रेफी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रेफी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है रीफाइनेंस, जब हम किसी चीज को रीफाइनेंस करवाते हैं, रीफाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं, उसके ऊपर जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट आउटगोइंग है प्लस जो इनकमिंग है, वो जो आउटगोइंग है उसको माइनस कर देंगे, जो इनकमिंग है उसे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पॉइंट्स टू पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स क्या होता है? टू थिंक। क्या चीजें हमें यहाँ पे देखनी है? नेट इफेक्ट ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड का नेट इफेक्ट, प्लस BOI leads to current account surplus और current account deficit, balance of invisibles जिसकी वजह से current account में surplus आता है या फिर deficit आ रहा है, जो भी आ रहा है वो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स का और दूसरा सर्विसेज का, इनविजिबल्स का। जनरली जो हमारा BOP आता है वो नेगेटिव आता है इंडिया जैसी कंट्री में। एंड इफ BOI इज ओवर एंड अबव BOT, अगर हमारा बैलेंस ऑफ इनविजिबल ज्यादा है किससे? बैलेंस ऑफ ट्रेड से, तो हमारा CAS मीन्स करंट अकाउंट सरप्लस या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। क्या हो सकता है? अगर हमारा BOP नेगेटिव है तो क्या होगा? डेफिसिट होगा, मतलब हमारा ऑब्वियसली हम डेफिसिट में हैं। CAD प्लस फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। CAD मीन्स क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस फिस्कल डेफिसिट, दोनों ही डेफिसिट्स जब इंक्लूड होंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? ट्विन डेफिसिट कहलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट की, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया लाइक रेफी, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ADR, डायरेक्ट परचेज ऑफ लैंड और एसेट्स, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? हमारे कैपिटल अकाउंट में आती है। ठीक है, ADR इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं? ADR इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ठीक है, वो भी किसमें आती है? हमारे कैपिटल अकाउंट में। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं हम, दूसरे देश से कोई बोरोइंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक, जो एक्सटर्नल हम ले रहे हैं, कोई असिस्टेंस ले रहे हैं, कोई हेल्प ले रहे हैं, कोई ग्रांट ले रहे हैं, ये सारी चीजें किस में आएंगी? कैपिटल अकाउंट में। ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं कि करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के आपको मिक्स एग्जांपल दे देंगे और आपको बताना है करंट अकाउंट कौन सा है, करंट अकाउंट में क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, देखेंगे वो चीज हम। सो इंडियन डायस्पोरा मेंटेन डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी इन इंडिया नोइंग एज NRI डिपॉजिटरी। ये क्या करते हैं? एक तरीके की फॉरेन करेंसी को डिपॉजिट करके रखते हैं, एक मेंटेन करके रखते हैं रिजर्व टाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं? NRI डिपॉजिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल BOP की, सो ओवरऑल BOP कैन नॉट टेल द हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। हमारा ओवरऑल BOP जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो एग्जैक्टली हमारी हेल्थ को शो नहीं करता, वेदर देयर इज CAD or CAS, but what is important is the manner in which inflow and outflow are matched. करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, ये हमारे पास हो ना हो, ये हमारे लिए कब इंपॉर्टेंट होंगे? जब हम एक्चुअली में देख पाएंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो हमारा मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो एक्चुअल जो हमारा BOP है वो हमें एग्जैक्टली हेल्थ नहीं बता पाता, किसकी? हमारी इकोनॉमी की। As current account deficit can be fulfilled by external commercial borrowing, हम डेफिसिट को फुलफिल कर सकते हैं, हम बोरोइंग ले सकते हैं, हम बाहर से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, IMF से ले सकते हैं, प्लस हम इंटरनल बोरोइंग लाइक अपने ही सेंट्रल बैंक से भी बोरोइंग ले सकते हैं इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कैपिटल अकाउंट में आएगा तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को फुलफिल कर सकते हैं।
सो द ट्रू पिक्चर कैन बी सीन फ्रॉम करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। जो हमें सही पिक्चर दिखती है ना, वो हमें कैपिटल से नहीं, वो हमें करंट से दिखती है कि एक्चुअल में बीओपी की क्या सिचुएशन है, क्या पिक्चर है। तो एक्चुअल पिक्चर जो हमें बीओपी की मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, किस अकाउंट को देख के मिलती है, करंट अकाउंट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बीओपी क्राइसिस जो है 1992 में आए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्राइसिस आए थे वो 1992 में आए थे, जिस सिचुएशन में हमें पता चला था कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए। तो ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं कि अगर बीओपी क्राइसिस की ऐसी सिचुएशन है तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले ही बात क्या है कि बीओपी क्राइसिस होता कब है, जब हमारा कैपिटल अकाउंट का सरप्लस इनसफिशिएंट है, मतलब सरप्लस है पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो करंट अकाउंट के डेफिसिट को फाइनेंस कर पाए। हमने सरप्लस तो लिया है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन करंट अकाउंट के कंपैरिजन में जो करंट अकाउंट में डेफिसिट आया है उसे हम सही से फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सिचुएशन अराइज होती है किसकी, बीओपी क्राइसिस की। अगर हम बात करें तो इस टाइम पे हमने क्या देखा था, गल्फ वॉर पीरियड, जहां पे ऑयल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो गए थे। हमारा करंट अकाउंट जो है नेगेटिव हो गया था, किसके, पॉजिटिव कैपिटल अकाउंट के। हमारा कैपिटल अकाउंट तो पॉजिटिव था, लेकिन हमारा करंट अकाउंट ज्यादा नेगेटिव था, जिसकी वजह से बीओपी जब नेगेटिव की तरफ आता है, मतलब हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो फेल करती है, वो गिरती है, जो हमारे लिए किसके लिए बुरा है, वो इंडियन इंपोर्टर्स के लिए गलत है सिचुएशन। जब हमारे रुपये की वैल्यू कम होगी तो हमारे इंपोर्टर्स के लिए नुकसान वाली बात है ऑब्वियसली। सो आरबीआई सोल्ड इट्स ओन डॉलर टू मेक बीओपी जीरो। हमने अभी देखा वर्ल्ड्स बीओपी क्या होता है, इज ऑलवेज जीरो। तो आरबीआई ने क्या किए, डॉलर से सेल किए ताकि बीओपी जो है उसे वो जीरो कर सके। बट आरबीआई डिड नॉट हैव इनफ डॉलर टू मेक बीओपी जीरो। उसने कोशिश तो करी बट बीओपी जीरो नहीं आ पाया। सो इंडिया ने उस टाइम पे क्या किया, 65 टन जो गोल्ड है वो प्लेज पे रखा, किसके पास, आईएमएफ के पास, और बदले में उनसे फाइनेंस करवाया अपने बीओपी क्राइसिस से बाहर आने के लिए, बीओपी को जीरो करवाने के लिए। तो अब हम समझते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू अवॉइड बीओपी क्राइसिस। जो हमारे बीओपी क्राइसिस हैं उससे बचने के लिए ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं बीओपी क्राइसिस से। सो सबसे पहले हमारा करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो हमेशा लो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव रहना चाहिए, जर्मनी कंट्री है उसकी तरह, ठीक है। एग्जाम्पल ले रखा है बस यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट इतना लार्ज सरप्लस होना चाहिए कि अगर बाय चांस करंट अकाउंट डेफिसिट में डेफिसिट भी आता है तो हम उसे ओवरकम कर सकें। और कैपिटल अकाउंट सरप्लस कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, एलपीजीज रिफॉर्म आएंगे, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आएगा। सो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा होना चाहिए अगर उसे बीओपी क्राइसिस से बचना है। तो जैसे उसने आईएमएफ से लोन लिया है उस चीज से बचना है तो सेंट्रल बैंक के पास फॉरेक्स रिजर्व एक्स्ट्रा होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में होना चाहिए। एग्जाम्पल चाइना। सो फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं, फॉरेन करेंसी आती है, गोल्ड आती है, एसडीआर आते हैं और रिवर्स ट्रांसफर आते हैं। अब हम एक एक करके समझेंगे। फॉरेन करेंसी का मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि फॉरेन करेंसी क्या होती है, गोल्ड भी आपको पता होगा क्या होती है, एसडीआर क्या होती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये क्या होते हैं, एक सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, ठीक है, जो आईएमएफ के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। सो एसडीआर क्या होती है, यूनिट होती है आईएमएफ के लिए, ना कि करेंसी यहाँ पे है, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं रिवर्स ट्रांसफर का मतलब। तो रिवर्स ट्रांसफर का अगर हम मतलब समझें क्या होता है, सो अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स कंट्री कोटा इज स्पेसिफाइड एज इट्स रिजर्व ट्रांसफर। हर कंट्री का जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, इतना रिजर्व की होना चाहिए, ठीक है। मेंबर कंट्री कैन एक्सेस इस ट्रांसफर रिजर्व एट इट्स डिस्क्रिप्शन, अपनी मर्जी से हम इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं, and is not under an immediate obligation to repay those funds to IMF। हम किसी ऑब्लिगेशन में नहीं है कि हमें ये फंड्स जो हैं वो रीपे करने हैं, किसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। सो मेंबर नेशन रिजर्व ट्रांसफर कितना होता है, टिपिकली 25% मेंबर्स का कोटा होता है कि इतना वो रिजर्व रखेंगे और उनकी डिस्क्रिप्शन है कि जब वो चाहें वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट इवोल्यूशन इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मिक्स करके बीओपी से पूछा जाता है कई बार। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कब तक रहा था, अप टू मार्च 1992 तक इंडिया में था। $1 अप्रॉक्स कितने के था, 40 रुपीज के इक्वल था, जो आज अगर हम बात करें तो काफी चेंज हो गया है। ऑथराइज डीलर जो है फेमा के अंदर
इफ इनफ डॉलर नॉट अवेलेबल देन गो टू आरबीआई। अगर हमारे पास इनफ डॉलर अवेलेबल नहीं है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें फेमा की, सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये जो किस में आया था, 1999 में आया था, और ये एक्ट है किसका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे या इस एक्ट का जो मेन काम क्या था, जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज है उनको अमेंड करना, और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि एक्सटर्नल ट्रेड और एक्सटर्नल पेमेंट को फैसिलिटेट प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, और प्रमोट करना क्या, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस किसमें, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो किसमें है, इंडिया में है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, इफ लार्ज नंबर ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड बाय पीपल ड्यू टू एनी जियोपॉलिटिकल और एनी अदर फैक्टर, अगर कई सारे लोगों को डॉलर की रिक्वायरमेंट है तो क्या क्या चीज होगी। इफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी टू बैलेंस डिमांड ऑफ डॉलर, हम क्या करेंगे, करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, डिमांड जो है डॉलर की उसको बैलेंस करने के लिए। दूसरा, हम नेशनल करेंसी को डिवैल्यू करेंगे एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की, सो आरबीआई जो है वो ज्यादा इंटरवीन नहीं करता एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने में। उसने किस पे छोड़ रखा है, ये फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। अब ये डिसाइड करेंगे कि इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे आता है और किस पॉइंट पे एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होगा। बट टू मच वॉलेटिलिटी इन एक्सचेंज रेट, हेंस इन रियल लाइफ कंट्रीज यूज्ड मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। लेकिन एक्सचेंज रेट में कई सारे चेंजेस आने की वजह से रियल लाइफ में जो कंट्रीज हैं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, आरबीआई जो है वो इंटरवीन करता है फ्लोटिंग एक्सचेंज में, मतलब अगर चेंजेस आ रहे हैं एक्सचेंज रेट में तो आरबीआई जो है वो इंटरवीन करेगा। डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा, डॉलर से सेल कर देगा अपने फॉरेक्स रिजर्व में से, जो उसका फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसमें से वो डॉलर्स को सेल कर देगा, अगर उसे डेप्रिसिएशन रोकना है किसका, रुपीस का। और अगर उसे एप्रिसिएशन रोकना है रुपीस का, एप्रिशिएट हो रहे हैं रुपीस, तो आरबीआई का क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा डॉलर्स को मार्केट से। यही सेम अगर हम मनी मार्केट की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही कुछ होता है। अगर हमें मनी का फ्लो रोकना है या मनी का फ्लो कम करना है या ज्यादा करना है तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच या क्वालिटेटिव अप्रोच को लेते हैं, तो ऐसा ही आरबीआई में होता है। सो अगर हम बात करें यहाँ से क्या और किस तरीके को क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जो लिया है वो जुलाई 2018 का लिया है। यहाँ पे मैंने एक साइड रखे आइटम्स और दूसरी साइड इनका नेचर रखा है कि ये डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, तो अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है तो क्या होगा, करंट अकाउंट में ये डेबिट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट की हमारे पास रिसिप्ट आई है, हमारे पास इनकम आई है, तो करंट अकाउंट में क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट आई है, तो ये पैसा आया है तो ये कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट की बात है तो किस में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशंस, रिडीम हुए हैं, पैसा आया है, करंट अकाउंट में होगा और किस में होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सेम जुलाई 2018 में पूछा गया था और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, Which of the following statement about India's BOP is not correct? इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसके बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट क्या है, इफ अ फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक इन इंडिया द अकाउंट रिगार्ड दिस एज अ क्रेडिट। अगर कोई फॉरेन सिटीजन अपना मनी डिपॉजिट करता है बैंक में, इंडिया के बैंक में, तो उसके अकाउंट में कैसे शो होगा, एज अ क्रेडिट शो होगा। हमने किया है, ये पढ़ा है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस फॉर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ करंट अकाउंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज का ही दिखाता है, बाकी किसी का बैलेंस नहीं दिखाता। हमने देखा था विजिबल है, गुड्स है, इनविजिबल है, इनविजिबल भी डिवाइडेड था फर्दर पार्ट्स में, तो वो सिर्फ सर्विसेज को तो नहीं दिखाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। अलाउइंग द एरर एंड ओमिशन द अकाउंट ऑलवेज बैलेंस। एरर और ओमिशन हमारे अलाउ हैं कि हाँ गलतियां या कुछ भूल चूक तो हो ही सकती है, तो बैलेंस हो जाएगा। इफ अ कंट्री रिजर्व फॉर फॉरेन करेंसीज इंक्रीजेस देन देयर इज अ माइनस साइन फॉर दिस एंट्री। अगर कंट्री का जो रिजर्व है फॉरेन करेंसी का अगर वो इंक्रीज हो गया है तो माइनस साइन होगा उसकी एंट्री में। सो ऑप्शन अगर हम बात करें तो बी जो है वो हमारा करेक्ट होता है कि ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री। अगर हम बात करें करंट अकाउंट की
नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इनमें से हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। फर्स्ट क्या है, इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर। जो हमारा वो क्या शो करेगा, नेट इनकम जो हमारी जनरेट हुई है किसमें, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में। नेक्स्ट, इट रिलेट टू क्लेम्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो ये क्लेम्स और लाइबिलिटीज को शो करता है। तो करंट और अकाउंट की अगर हम बात करें, हमें बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। ओनली ए इज करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट, या फिर नाइदर ए नॉर बी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा करंट अकाउंट है वो ट्रेड को शो करता है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में जो ट्रेड हुआ है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। बी की अगर हम बात करें तो ये तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, फाइनेंशियल नेचर की यहाँ पे बात हो रही है। सो करेक्ट कोड क्या होगा हमारा ए, दैट इज ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which amongst the following is included in capital account of BOP? अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कौन सी चीज जो है वो किस में आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, बीओपी के। हमने समझे हैं, एग्जाम्पल भी समझे हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो ये जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, फॉरेन लोन्स, सेकंड क्या है एफडीआई, और थर्ड क्या है प्राइवेट रेमिटेंस। तो अगर हम बात करें फॉरेन लोन्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में आती है, प्राइवेट रेमिटेंस की बात करें तो ये कहाँ पे आ रहा है हमारा करंट अकाउंट में। सो हमारे ए और बी करेक्ट है। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं। सो चूज द करेक्ट कोड, कौन सा कोड है, ए और बी, मींस ऑप्शन डी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ देयर इज बीओपी डेफिसिट देन इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, अगर बीओपी में डेफिसिट आता है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा। दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि बीओपी को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम से और फिक्स्ड एक्सचेंज से कंबाइन करके चलते हैं। ऑप्शंस हमें क्या गिवन है, द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी वुड टेंड टू फॉल, जो हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू है वो क्या होगी, फॉल होगी। बी क्या है हमारा, द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी वुड टेंड टू राइज, जो हमारी एक्सटर्नल वैल्यू है करेंसी की वो राइज होगी। सी की अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, द इंजेक्शन फ्रॉम ट्रेड आर ग्रेटर देन द विड्रॉल्स, इंजेक्ट कुछ हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, कहीं से पैसा आ रहा है, वो किससे ज्यादा होना चाहिए, विड्रॉल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग, हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हमारा बीओपी डेफिसिट आ रहा है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होगा, हमारी करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो फॉल करेगी। किया था हमने ये ऑलरेडी। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिवैल्यूएशन विल इंप्रूव द बीओपी डेफिसिट, डिवैल्यूएशन से क्या होता है हमारा बीओपी डेफिसिट इंप्रूव होता है कब, इफ सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की ही इलास्टिसिटी का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, ऑफ द डिवैल्यूइंग कंट्री, जो भी कंट्री डिवैल्यूएशन कर रही है उस कंट्री का, तो वहां पे उनका जो होना चाहिए डिवैल्यूएशन वो क्या कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर लेस देन 1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ मार्शल लर्नर कंडीशन। मार्शल लर्नर जो थे उन्होंने ये कंडीशन दी थी किसके बारे में, बीओपी डेफिसिट के बारे में। वो क्या कहते हैं, अगर सम ऑफ इलास्टिसिटी अगर हमारा ग्रेटर देन यूनिटी है तो हम क्या करेंगे, डिवैल्यूएशन करेंगे। डिवैल्यूएशन हमारे डिवैल्यूएशन से क्या होगा, हमारी बीओपी जो है वो इंप्रूव होगी अगर इनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी है। अगर हम बात करें, अगर आता है कि इनकी इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इंप्रूव होगा, रीवैल्यूएशन से इंप्रूव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से बन सकता है। अगर यहाँ पे रीवैल्यूएशन की बात आती है तो लेस देन यूनिटी की बात होगी, और डिवैल्यूएशन की बात होती है तो ग्रेटर देन यूनिटी की बात होगी। सो ये क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन हमारा सक्सेसफुल कब होगा, जब हमारी अफेक्टेड कंट्रीज अपनी करेंसी को डिवैल्यू ना करे रिटेलिएशन में, मतलब अगर वो इन्फ्लेशन का जो भी इफेक्ट है उसको कंट्रोल कर पाए, गवर्नमेंट जो इंश्योर कर ले कि इन्फ्लेशन से हमारा डिवैल्यूएशन का भी जो भी रिजल्ट है वो हम कंट्रोल कर पाए। अगर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ये डिवैल्यूएशन जो है सक्सेसफुल होगा और हमारा बीओपी डेफिसिट जो है वो इंप्रूव होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर अ फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम अ डेफिसिट इन नेशंस बीओपी इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय। जो हमारा फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम है, यहाँ पे हमारे बीओपी अकाउंट में जो डेफिसिट है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो सकता है। कैसे? डेप्रिसिएशन से, एप्रिसिएशन से, या फिर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन आता है तब, या फिर डिफ्लेशन एंड राइज इन नेशनल इनकम। हमारे नेशनल इनकम में अगर राइज होता है उससे, डिफ्लेशन से। तो अगर हम बात करें फ्रीली एक्सचेंज रेट सिस्टम की, तो ये भी हमने पढ़ा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो भी पढ़ा है, और हमने देखा है कि फ्रीली एक्सचेंज रेट में जो हमारा डेफिसिट है बीओपी में वो कैसे करेक्ट होता है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम ही था, बस पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा डिफरेंट था, बाकी हमारा क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सेम था। तो अगर हम इसकी बात करें तो वो कैसे करेक्ट हो सकता है? थ्रू डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी अप्रोच टू बीओपी। बीओपी की अगर हम मॉनेटरी अप्रोच देखें तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है? सबसे पहली क्या है? इट व्यूज द बीओपी एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिनन। इसने बीओपी को कैसे देखा है? एज एन एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिनन देखा है। अ बीओपी डेफिसिट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सेस डिमांड ऑफ मनी इन द नेशन। जो हमारा बीओपी डेफिसिट आता है वो किसका रिजल्ट है? जब हमारे मनी की एक्सेस डिमांड होगी तो। नेक्स्ट, बीओपी सरप्लस जो आता है वो कहां से आता है? अगर हमारे मनी की एक्सेस सप्लाई है तो। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता लॉन्ग रन में। यहाँ पे जो बात है वो शॉर्ट रन की हो रही है, शॉर्ट रन में हो सकता है पर लॉन्ग रन में नहीं हो सकता, ये कहा गया है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन पे चले तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है विद रिगार्ड टू बीओपी और विद रिगार्ड टू मॉनेटरी अप्रोच। मॉनेटरी अप्रोच की अगर हम बात करें तो हाँ, बीओपी क्या है? एक एसेंशियली मॉनेटरी फिनोमिनन है। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी अकाउंट इन विच दीज आइटम्स अपीयर। अब ये जो अकाउंट है हमने जो पहले करे थे, अब इनको अरेंज करना है। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, एरर एंड ओमिशन अकाउंट दे रखा है, करंट अकाउंट दे रखा है और ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट दे रखा है। नीचे आपके कोड्स गिवन है, आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है। तो अगर हम बात करें करेक्ट कोड की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो करंट अकाउंट आता है, उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट और लास्ट में एरर्स और ओमिशन। तो सी, ए, डी और बी ये हमारा कोड बिल्कुल करेक्ट होता है, तो कोड हमारा बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड बीओपी इक्विलिब्रियम विल बी ऑटोमेटिकली अचीव्ड इन एन ऑप्टिमम करेंसी एरिया। जो हमारी बीओपी इक्विलिब्रियम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारा इक्विलिब्रियम है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा ऑटोमेटिकली अचीव हो सकता है। कब? अगर हमारे एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल हो तब, अगर फॉरेन कैपिटल फ्लो हो हमारी कंट्री में तब, अगर हमारे लेबर और कैपिटल फ्रीली मूव करेंगे तब, और अगर हमारा ट्रेड जो है वो लिबरलाइज्ड होगा तब। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा? यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट की और बीओपी इक्विलिब्रियम की, और वो एक ऑप्टिमम करेंसी एरिया में ऑटोमेटिकली अचीव्ड कैसे हो सकता है? अगर हमारे लेबर और कैपिटल फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेबर किसके केस में आ जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, और बीओपी के केस के लिए कैपिटल आ जाएगा। अगर ये फ्रीली मूव करें, जैसे हमने लिबरलाइज प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की थी, तो हमने ये बोला था बीओपी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है? अगर हमारी एलपीजी पॉलिसीज को अच्छे से यूज किया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? अगर हमारा लेबर फ्रीली मूव करेगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंटिन्यूअस डेफिसिट इन बीओपी ऑफ इंडिया। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हमारा जो कंटिन्यूअसली डेफिसिट हो रहा है उसके रीजंस क्या हैं? पहला, कंटिन्यूड राइज इन इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, स्लो राइज इन एक्सपोर्ट, इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट जो है वो राइज तो कर रहा है लेकिन उसका जो सिचुएशन है वो स्लो है। थर्ड, देयर इज एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। थर्ड हमारा क्या है? एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी है। तो अगर हम बात करें किसकी? बीओपी की, तो बीओपी में डेफिसिट क्यों हो रहा है? तो ये हमारे तीनों ही रीजंस हैं जिसके कारण जो है हमारा बीओपी डेफिसिट हो रहा है। पहला क्या? हमारा कंटिन्यूअस राइज इन इंपोर्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्लो राइज इन एक्सपोर्ट। और थर्ड क्या है हमारा? एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी की अगर हम बात करें
तो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? वॉलेटिलिटी जो है वो हमारा एक डिग्री है जो एक रिप्रेजेंट करती है किसको, जो हमारे वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएबल चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी इंटरनेशनल मार्केट में या हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, तो जो चेंजेस हैं उसको शो करता है। तो अगर हम बात करें डेफिसिट की तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट द बीओपी। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।